हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक का लास्ट अध्याय है समानता के लिए संघर्ष। और यह अध्याय में पेज नंबर 102 से 104 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। और यह अध्याय में दोस्तों 1 से 8 अध्याय में हमने जो कुछ भी पढ़ा उनकी समरी यानी कि सारांश यह अध्याय में दिया गया है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जिसका 9वां अध्याय यानी कि लास्ट अध्याय है समानता के लिए संघर्ष। तो सबसे पहले इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। दोस्तों मैंने आपको विभिन्न अध्यायों में यह सभी लोगों के बारे में बताया है कि कांता कौन थे। अंसारी दंपति को दोस्तों किराए पर मकान लेना था लेकिन वो नहीं मिल रहा था। क्यों? मेलानी एक अमीर घर में एक मजदूर के रूप में काम करती थी। वहां पर उसे पूरा खाना भी नहीं दिया जाता था क्योंकि वो वहां पर भोजन पकाने का काम कर रही थी, लेकिन फिर भी खाने को पूरा भोजन नहीं मिलता था। तो इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। स्वप्ना कौन थी? एक छोटी किसान थे। और इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। हमारा भारत देश आजाद क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे। इसीलिए भारत के लोग इकट्ठे हुए और एक साथ एक मंच पर उन्होंने ऐलान किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। क्या अध्याय 1 की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? रोजा पार्क्स एक बस में ट्रेवल कर रही थी। कोई भी व्यक्ति, कोई अमेरिकन यदि पास में खड़ा हो तो रोजा पार्क्स को खड़ा होना पड़ता था, लेकिन रोजा पार्क्स खड़ी नहीं हुई और जो आंदोलन छिड़ा उनके बाद क्या हुआ वो आपको पता है। क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन आपने पढ़े हैं? चित्रलेख आपको ध्यान है? यह सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं? क्या दोस्तों यह मताधिकार की ताकत को आप क्या समझते हैं? इस पर आपस में विचार कीजिए। यानी कि यह जो वोटिंग पावर है ना दोस्तों, वोटिंग पावर के जरिए हम देश की सरकार चुनते हैं और किसको पद पर बैठाना है, किसको पद से हटाना है, यह पावर है हमारे वोट में। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। हमारा संविधान हर भारत के नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और दोस्तों यह संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हमारे भारत देश में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या बदलती है। यदि जनता चाहे तो किसी भी सरकार को बदल सकती है, क्योंकि सरकार यदि लोगों के हित में कार्य न करे तो जनता ऐसा कर सकती है। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की। क्या मुकेश अंबानी के वोट की कीमत ज्यादा है और हमारे वोट की कीमत कम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के वोट की कीमत बिल्कुल समान है। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि
हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की, लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है। आपने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है। दोस्तों, एक पूरा अध्याय जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की बात की गई थी। तब अमीर लोगों को लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता, लेकिन गरीब लोग लाइन में खड़े होते हैं। और सरकारी अस्पताल की परिस्थिति का भी वर्णन मैंने आपको किया था कि सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। और दोस्तों, यहाँ एग्जाम्पल में दो फ्रेंड्स आए थे और इनमें से एक अमीर वर्ग का था, एक गरीब वर्ग का था। दोनों अलग अलग अस्पतालों में गए और दोनों ने तुलना भी की थी। इसी तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है। क्या यदि कोई बूढ़ी औरत घर पर अच्छा अचार बनाती है, वह बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्चा और अनेक संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधन की कमी है और इसीलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। दोस्तों, पिछले अध्याय में मैंने आपको स्वप्ना की कहानी बताई थी, क्योंकि स्वप्ना एक गरीब किसान है और उन्हें यदि कृषि में कोई खर्च करना है तो वो साहूकार से पैसे उधार लेते हैं। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती है। और कहां तक? सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 या 12 बजे तक उनको घर का काम करना पड़ता है। इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश है, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती है। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। याद रखना दोस्तों, हमारे भारत देश में गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। दूसरी ओर, अंसारी दंपति को संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। दोस्तों, यह बात मैंने आपको बताई थी कि अंसारी दंपति के पास पैसा है और वो किराए पर मकान लेना चाहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें किराए पर मकान नहीं देता, क्योंकि उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से लोग हिचकते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसीलिए साफ करवाया क्योंकि वे एक दलित थे। इमेज में आप देख सकते हैं एक जाने माने लेखक जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जब वो छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, तब स्कूली शिक्षक ने मैदान साफ करवाया था क्योंकि वो एक दलित थे। आपने इसी पुस्तक में पढ़ा है कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। क्या पुरुषों के द्वारा किए गए काम महिलाओं की तुलना में अधिक अच्छे होते हैं और महिलाओं के काम को तुच्छ माना जाता है। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थी। धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। हमारे भारत देश में लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है क्योंकि धर्म, जाति और लिंग से कुछ लोग महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि हमारा धर्म ऊंचा है, हमारी जाति ऊंची है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इसीलिए भारत देश में असमानता का व्यवहार कुछ लोगों के साथ किया जाता है। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहां एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहां दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। क्या
गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहां एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहां दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह अध्याय में भी हमने पढ़ा था, यानी कि यह टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। और मैंने यह ग्राफ के जरिए आपको बताया था। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारकों से पैदा हुई है। तो दोस्तों, यह दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियां क्यों बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है, उनके रीजन भी मैंने आपको बताए थे। आगे, समानता के लिए संघर्ष, यह टाइटल से एक अच्छा आर्टिकल यह अध्याय में दिया गया है। उनकी बात करें, क्या समानता के लिए संघर्ष। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। क्या दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हम इनका सम्मान इसीलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते भी हैं। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समानता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास है जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। यानी कि जब भी कोई कमजोर वर्ग होता है वो लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ खड़ा होता है तो वो पावरफुल बन जाता है। देखो, मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है जहां लोग अपने अधिकार के लिए एक साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास है जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूह ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने है जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। भारत में यह एक वास्तविकता है कि जो गरीब है वो सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं और इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। क्या भारत में गरीब कौन है? दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय, और इनमें से भी विशेषतः महिलाएं गरीब है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं हैं, 14.2% मुसलमान है, 16.6% दलित है और 8.6% आदिवासी है। क्या 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं, 14.2% मुसलमान, 16.6% दलित और 8.6% आदिवासी है। क्या आप अपने परिवार, समुदाय, गांव या शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिनका आप इसीलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी? क्या आपके गांव, आपके शहर, आपके परिवार या समुदाय में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके बारे में आप सोच सकते हैं कि यह व्यक्ति ने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी हो, संघर्ष किया हो? तो उनके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी अध्याय को कल कंटिन्यू करेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और यह
हमारी टेक्स्ट बुक का लास्ट अध्याय है और बाद में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।